अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए फूल गोभी की फसल में जरूरी कार्य। संरक्षित वातावरण में स्नेकी पेपर कलर मिर्च की उन्नत खेती। प्रदेश के जिन किसानों ने गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की खेती की, उन्हें अधिक से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में कार्यों को उचित तरीके से करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किसान अपने स्तर पर कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, अगर हम सब्जी की बात करते हैं तो फूल गोभी विशेष रूप से हमारे किसान भाई खेतों में उत्पादन करते हैं और इस समय वानस्पतिक वृद्धि साथ ही साथ फूल बनने की स्थिति आ चुकी है और हमारे खेतों में हम देख सकते हैं कि फूल जो है वो धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो रहा है। ऐसे समय में हमें कुछ समसामयिक बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। खेतों में खरपतवार हो तो हमें खेत में अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करवाना है। उसके बाद में जो कचरा है उसको खेत से बाहर ले जाकर उसको नष्ट कराना है। खेत में साफ सफाई होगी तो रोग एवं व्याधियों की समस्या कम से कम आएगी और फूल जो है उनका विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं पोषक तत्व के लिए, प्रकाश के लिए और भी अन्य हमारी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वे प्रतिस्पर्धा करते हैं खरपतवारों के साथ, तो पौधों का विकास कम होता है। तो हमें चाहिए कि खरपतवारों को अच्छी तरीके से खेतों से बाहर करें। किसान भाइयों, फूलगोभी की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप फसल की सिंचाई करते हुए उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और उसके बाद हमें चाहिए कि जो खेत में अच्छी तरीके से समय समय पर सिंचाई जरूर करें और सिंचाई जो है पानी की कमी हमारे फूल गोभी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधों का विकास अच्छा नहीं होगा और जो फल है उनका आकार भी अच्छा नहीं आएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अच्छी पैदावार लेना है तो हमें पोषक तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और बेसल डोज जब हम डाल देते हैं किसी भी फसल में, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसकी दूसरी और तीसरी जो मात्रा समय समय पर विशेषज्ञ की सलाह से जो आप डालते हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखें और पानी देने के साथ ही उन पोषक तत्वों का आपको खेतों में समय पर देना है ताकि उसका सही लाभ हमारे पौधों को प्राप्त हो। किसान भाइयों, फूलगोभी की फसल को कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। प्रारंभिक स्थिति में क्योंकि कई बार रस चूसक जो कीट है उनकी समस्या बहुतायत में देखी जाती है। रस चूसक कीटों में अगर हम एफिड, जैसिड, माऊ, इनकी समस्या फूल गोभी में बहुतायत में आती है और कई बार देखा गया है कि अगर रस चूसक की समस्या आ जाए तो हमारे पूरे खेत के जो फूल हैं या जो पत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं उनमें पोषक तत्व जो है वो
ठीक से नहीं प्राप्त होते। साथ ही साथ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बाधित होने के कारण हमारे पौधों का जो विकास है या फूलों का जो विकास है वो ठीक तरीके से नहीं होता और उत्पादन भी जो है बहुत अधिक समस्या आती है। प्रारंभिक स्थिति में कम अगर हमें दिखाई दे रहे हैं रस चूसक जो कीट हैं तो हमें नीम तेल जो है वो लगभग 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर समय समय पर उसका छिड़काव खेतों में करते रहें ताकि ये रस चूसक कीटों की समस्या हमें खेत में ना दिखाई दे। दूसरी बात है कि अगर बहुतायत में आपको रस चूसक कीटों की समस्या दिखाई दे रही है तो आपको चाहिए इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है उसकी पानी में घोल बनाकर हमको फसल में छिड़काव करना है। इस बात का ध्यान रखें कि हमें हमेशा दवाई शाम के टाइम छिड़काव करें ताकि उसका सही लाभ हमारी फसल को प्राप्त हो और जो हमारे कीट हैं उनकी समस्या कम से कम हो। किसान भाइयों, अगर हम फूल गोभी की बात करते हैं तो कई बार देखा गया है कि इसमें जो तंबाकू की इल्ली है तो उसकी समस्या फूल गोभी में बहुतायत में देखी जाती है और फूलों में कई बार इन इल्लियों के कारण बहुत अधिक नुकसान होता है। फूलों का जो साइज है या आकार है वो ख़राब हो जाता है, फूलों को खा लेते हैं तो बाज़ार भाव भी ऐसी फूलों को नहीं मिलता और बहुत अधिक हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। प्रारंभिक स्थिति में आपको चाहिए कि खेतों में जगह जगह पर टी आकार की खूंटियाँ लगा देवें और इन खूंटियों में पक्षी बैठेंगे और पक्षी आके इन जो इल्लियाँ हैं इनको खाएंगे। दूसरी है कि आप फेरोमोन ट्रैप इनका अगर खेतों में लगाते हैं तो इससे भी आपको ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार के कीटों की समस्या आपके खेतों में आ रही है। तो आप निरीक्षण करें और खेतों में अगर इस प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है तो आपको चाहिए कि जो ट्राइजोफास दवा है इसकी 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आपको फसल पर छिड़काव करना है ताकि इन इल्लियों की समस्या का समाधान हो सके। इसके अलावा फूलगोभी की फसल में पत्ती धब्बा रोग भी देखने में आता है जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जान लेते हैं। इसमें विशेष रूप से चाहिए कि आप कई बार पौधों को देखेंगे तो उसमें पत्ती धब्बा जो समस्या है वो भी बहुत आयत में दिखाई देती है। इसमें नीचे के जो पत्तियां हैं उनमें धीरे धीरे धब्बे बनते हैं, छोटे छोटे धब्बे फिर बड़े आकार के बन जाते हैं और पूरा पौधा ही जो है वो धीरे धीरे पत्तियां सूखने के कारण पूरा पौधा ही सूख जाता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम इसमें कोई फफूंदनाशी दवा जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या M45 है, ऐसी दवाओं की लगभग 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें ताकि ये बीमारियां जो हैं इनका बहुत अधिक फैलाव ना हो। खेतों में इसका सही समय पर आप इसका नियंत्रण कराएं और नियंत्रण करने के बाद में आपके पौधों का अच्छा विकास भी होगा और विकास होने के बाद उसका सही लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के समय में हर किसान चाहता है कि उसकी आमदनी बढ़े और इसके लिए वे कठिन मेहनत भी करते हैं, परंतु वही किसान खेती से अधिक लाभ कमा पाते हैं जो समय पर आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर नई तकनीक अपनाते हैं। ऐसे ही संसाधन है शेडनेट, पॉली हाउस, वॉकिंग टनल हाउस, जिसमें किसान 12 महीने बेमौसमी सब्जियां, फूल और औषधीय फसलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे स्नेकी पेपर कलर मिर्च की उन्नत खेती के बारे में करनाल जिले में स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से। आज के समय में हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े। इसके लिए किसान अपने स्तर पर कई तरह की खेती करते हैं, पर लाभ उन्हीं किसानों को अधिक मिलता है जो समय के साथ साथ
नई तकनीक को अपना करके काम करते हैं, जिसमें आज बात करने वाले हैं संरक्षित वातावरण में शिमला मिर्च की खेती के बारे में। वैसे तो रंगीन शिमला मिर्च सभी लोग खाते हैं, स्वाद भी काफी अच्छा है, मगर क्या आपने कभी स्नैकी पेपर रंगीन मिर्च खाई है? यदि नहीं खाई है तो आइए आपको बताते हैं इसके स्वाद के बारे में। किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज जिस फसल का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है स्नैकी पेपर। नॉर्मल बेल पेपर है, स्नैकी पेपर का फर्क क्या है? ये जो खाने में है ये दूसरे पेपर से थोड़ी और ज़्यादा मिठास है। जैसे शिमला मिर्च की तरह ये जो पेपर है मिर्ची का एक सेगमेंट है, लेकिन मीठी बहुत ज़्यादा है। और इस वैरायटी सेगमेंट की हम बात करें तो इस सेगमेंट में 3 कलर हमारे पास उपलब्ध है। ग्रीन कलर में नहीं है, ये 3 कलर है हमारे पास। रेड कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज है। सेंट्रो वैक्सीन जो वेजिटेबल घरोंडा इस बार इसका ट्रायल लिया है। और 3 कलर में जो वैरायटी का नाम बताऊँ तो एक तो ट्राई ओरो है हमारे पास, ट्राई येलो है और ट्राई रासो है। इसकी जो डिमांड है, इसके देखते ही इसका जो आकर्षण है कि सभी उसको दाम लेने का, आप आराम से जो आपका व्यापारी है उसको आराम से देखते ही इसको लेगा, क्योंकि इसका अट्रैक्शन इतना अच्छा है। उसके जो यूज है, जो सलाद के रूप में इसका है वो बहुत अच्छा है। तो किसान भाई आराम से इसकी आमदनी और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्नैकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती की तकनीक। इसकी खेती शिमला मिर्च की तरह से ही करते हैं, जिसमें नर्सरी पौध तैयार करते हैं। इसके बाद किसान भाई मुख्य खेत तैयार करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं, जिसमें मृदा जांच के मुताबिक खाद उर्वरक डालते हैं। इसके बाद बेड बनाते हैं। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए पौध लगाते हैं। किसान भाइयों को सबसे पहले क्या करना है, अपना खेत जो तैयार करना है मिट्टी को एकदम बुरबुरी कर ले। और कम से कम जो बेड है, बेड की जो हाइट है वो बहुत प्रॉपर है, कम से कम 20 सेंटीमीटर इसको ऊंची रखनी है। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखनी है। फिर किसान भाइयों को जो उसको लगाने का जो समय है वो अगस्त के माह में, इसको लगभग 26-25 जो अगस्त है उस माह में इसको खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, स्नैकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल लगाने से लेकर फसल तुड़ाई तक के कार्यों को समय समय पर करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किस तरह से करना है, चलिए इस बारे में जानते हैं। किसान भाइयों को मैं पहले बताऊं, जो इसमें कलर कैप्सिकम हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें खाद पानी का ध्यान रखना है। जैसे पहले आप जब खेत तैयार करें तो डीएपी और जो आपका यूरिया है वो आपका कम से कम, अगर 1 एकड़ के अंदर 50 किलो का एक कट्टा इस्तेमाल कर सकते हो आपके एरिया के आधार पर। फिर आपको जो देना है वो ड्रिप जो सिंचाई है, बूंद से बूंद सिंचाई के साथ आपको फर्टिगेशन शेड्यूल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देना है। इसी मैं बताना चाहूँगा, जो अगर आप शिमला मिर्च उगाते हैं, जो इंटरकल्चर ऑपरेशन जो क्रियाएं आप शिमला मिर्च में करते हैं वही की वही आपको इसकी स्नैकी पेपर के अंदर करनी है। बंदाई का काम है, आपको बांस है, ये साइड के अंदर जो हमने बांस लगाया ये ताकि क्रॉप को सपोर्ट मिल सके। तो ये क्रियाएं जो आप शिमला मिर्च में करते हैं सेम की सेम क्रियाएं। अब मैं बात बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च और इस सेगमेंट में फ़र्क क्या है आपको बताऊँ। जब हम कभी कलर कैप्सिकम हम लगाते हैं, कलर शिमला मिर्च जैसे हम बोलते हैं, वो लगाते हैं तो वो प्लांटिंग के बाद में कम से कम 110 दिन बाद में वो मार्केट में आती है। लेकिन यही स्नैकी पेपर जो है 80 दिन के अंदर आपकी मार्केट में पहुंच जाएगी। और सेम कलर है, कलर का होने का ये होटल है, जो आपका व्यवसाय, जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, इनके अंदर इसकी अच्छी खासी डिमांड रहेगी। बात करूँ स्वाद की, तो जैसे कि आपने भी एक सो खा के देखा, मैंने भी सो खा के देखा, ये बहुत ही मीठा है। आप आराम से इसका अचार भी डाल सकते हैं, इसको सलाद के रूप में आप डायरेक्ट कंज्यूम भी कर सकते हो। मार्केट में से कलर अपीयरेंस इतना अच्छा है कि दिखते ही ये बिक जाएगी आपकी। एक पौधे से मैं अगर आपके इसके उत्पादन की बात करूं तो एक पौधे से कम किसान भाई 3 से 3.5 किलो पैदावार किसान भाई इसमें से ले सकता है। और दूसरी बात इसका फायदा ये कि अर्ली है, ये कलर्ड कैप्सिकम से ये अर्ली मार्केट में आ जाएगी, तो एक तरह के अल्टरनेट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। हाँ, ये इसका मैं बात करूं साइज का मैं फर्क करूं तो इसका जो है ये लॉन्ग फॉर्म में होगी, ये लॉन्ग फॉर्म में जाएगी, ये पेपर के फॉर्म में, क्योंकि मैंने पहले बताया किसान में ये गोल नहीं होगी, ये लंबे के फॉर्म में आएगी और मोटी होगी। और इसका जैसे बीज की मात्रा बहुत ज्यादा कम होगी लेकिन मिठास उतना ही अधिक होगा। कम समय में तैयार होगी और कलर भी आएगा और अच्छे से मार्केट में प्राइस भी देगी। आप किसान भाई इसको मंडी में बेच सकते हैं,
अगर मंडी में है तो आप डायरेक्ट इसकी मार्केटिंग कस्टमर के द्वारा कर सकते हैं। कोई होटल वाला है, रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड या कोई सेंटर है तो वहाँ आप डायरेक्टली इसको सेल कर सकते हो। किसान भाइयों को मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये एक तरह का नया प्रोडक्ट है, तो सभी किसान भाइयों को इसको, जैसे हमने भी इसको ट्रायल फॉर्म पे लिया है, तो आप सभी किसान भाई इसको अडॉप्ट करें और इससे अच्छा खासा आपकी आमदनी में बहुत फायदा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों जो साथी लोग उनको पहुँचाएं और खुद भी आप इस खेती करें और लाभ उठाएं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि अभी प्रदेश में ठंड पड़ रही है, ऐसी परिस्थिति में प्रदेश के जो किसान मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके सामने अनेक समस्याएं आती हैं, जिनमें से एक समस्या है मछलियों में होने वाले रोग। अक्सर किसानों को इन रोगों की सही जानकारी नहीं होती है, जिससे वो समय रहते मछलियों में इन रोगों की रोकथाम नहीं कर पाते और तालाब में मछलियां मरने लगती हैं। इसलिए इस समय मछलियों में कौन कौन से रोग पनपते हैं और इनकी रोकथाम आप कैसे करेंगे, इस बारे में जानकारी दे रही है मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। नमस्कार किसान बंधुओं, जैसे कि आपको पता है अभी जाड़ा का मौसम आ ही चुका है और जैसे कि आप जानते हैं कि मछली एक जलीय जीव है और साथ ही साथ उसका जो वातावरण के साथ उसका अनुकूल होना बहुत ही उचित है। जबकि तापमात्रा जाड़ा के समय जब निम्न तापमात्रा बन जाता है तो मछली के वृद्धि में और साथ ही साथ उसके रोग ग्रस्त भी शुरू हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि जब आप मछली पालन करते हैं तो उस समय अगर आप मछली डालते हैं इसी समय तो आपका जो विकास है मछलियों में वो बहुत ही कम मिलेगा आपको। वो इसी कारण क्योंकि आपका जो जलीय या पर्यावरण है उसका अब परिस्थिति बदलते रहते हैं और साथ ही साथ जो तापमात्रा में जो बदलते मौसम में जो तापमात्रा भी नीचे आ जाता है, इसके कारण मछली नीचे तली ज़मीन में आ जाता है क्योंकि ऊपरी सतह के पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। मछलियाँ भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार बहुत से रोगजनक जीवाणु व विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या विषाणु आक्रमण करके रोग ग्रसित कर देते हैं, जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती हैं। और इसी समय मान लीजिए 15 दिसंबर से जनवरी तक इसी समय एक रोग यानी एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, जो कि आप लाल घाव के नाम पे भी जानते हैं, तो ये रोग बहुत ही ज़्यादा परिमाण मात्रा में मिलता है और इसी रोग को आप लोगों को नियंत्रण करना है। आप घरेलू पद्धति में भी इसको नियंत्रण कर सकते हैं या फिर आप इसको कुछ दवाई के ज़रिए भी नियंत्रण कर सकता है। ICAR सिफा के द्वारा सिफैक्स नामक एक
दवाई मिल रहा है मार्केट में, उसको आप 1 लीटर दवाई आप प्रति हेक्टेयर में उसको डाल सकते हैं घुलित अवस्था में, और नहीं तो आप जर्मेडिन 20 400 ml प्रति एकड़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दवाई आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप घरेलू पद्धति का बात करते हैं तो आपको जो चूना है, चूना के साथ आपको हल्दी मिलाना पड़ेगा, यानी 40 kg चूना के साथ आप 4 किलो हल्दी आप मिलाएंगे। मिलाने के वो प्रति एकड़ में आपको उसको देना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा आपके तालाबों के पानी पे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप घरेलू पद्धति को जब आप उपचार के रूप से इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका मछली में रोगग्रस्त है कि नहीं। अगर रोगग्रस्त ज़्यादा मात्रा में है तो आपको हर 1 हफ्ते के अंतराल में ही ये घरेलू पद्धति को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका असर धीरे धीरे होगा और आपका रोगग्रस्त से आपको ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ड्रॉपसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली का धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और वह दुर्बल हो जाती है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। प्रमुख लक्षण शल्कों का बहुत अधिक मात्रा में गिरना तथा पेट में पानी भर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। पोखर में 15 दिन के अंतराल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालें। और एक चीज़ कर सकते हैं आप खाने के साथ में भी, क्योंकि अभी मछली में खाने भोजन की मात्रा कम हो जाएगा, तो देखिएगा अगर आपके पास धूप नहीं है या फिर छाया बादल छा गया है या क्योंकि अभी दिन के जो लंबाई है वो भी घट रहा है और साथ ही साथ जो तीव्रता है, जो हम लोग का रोशनी का जो तीव्रता है वो भी धीरे धीरे कम में हो रहा है। इस समय मछली ज़्यादा भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, हर 100 मिलीग्राम आप टेरामाइसिन या सल्फाडाइजिन ये आप दवाई ले सकते हैं। उसको आप खाने के साथ, आपका जो भोजन है उसको साथ आप मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप मछलियों में प्रयोग कीजिए। और चौथा, आप 200 किलोग्राम भाखड़ा चूना प्रति एकड़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम करे। तो इसी 4 पहलुओं के ऊपर आप लोग ज़्यादा नजर दीजिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागपुर, जिला जबलपुर के गोपाल खटिक ने। आपने बकरियों में पीपीआर रोग से रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पीपीआर पेस्टिडब पेस्टिस रूमिनेंट्स वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो विकासशील देशों के लिए, जो बकरी पालक हैं हमारे, ख़ास करके छोटे और मझोले किसान, उसमें हमारा भारत भी शामिल है, उसके विकास में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। चाहे हमारी बकरी हो चाहे हमारी भेड़, ये दोनों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। बकरियों की घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु से होने वाली बीमारी है, इसीलिए बकरियों में इससे अधिक मृत्यु होती है। इस बीमारी को बकरियों की महामारी या प्लेग भी कहते हैं। यह रोग विशेषकर कम उम्र की बकरियों में अधिक होता है। इस बीमारी के आने पर भारी नुकसान होता है। हम लोग साधारणतः देखते हैं कि पीपीआर वायरस जब आपकी पशु को अफेक्ट करेगी, तो जब वायरस का संक्रमण आपकी बकरियों में होता है, भेड़ों में होता है, तो हम लोग देखते हैं कि साधारणतः तीसरे चौथे दिन, बहुत सारे शोध से ये पता चला है कि तीसरे चौथे दिन बहुत तेज़ बुखार आएगी बकरी को। उसके बाद उसको डायरिया होना शुरू होगा, नाक से उसके पानी आना शुरू हो जाएगा जो बाद में कफ का रूप ले लेगा। आप देखेंगे कि उसके म्यूकेसा, मुंह पर छाले पड़ जाएंगे, वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, उसको खाने में दिक्कत होगी। बकरियों के आंत में
गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में जो एक डायरिया जो भयावह रूप में बकरियों को हो जाता है वो हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इसका प्रकोप जब ठंड की शुरुआत होती है उस समय अत्यधिक होता है और जो मरने की दर है बकरियों में वो ख़ास करके जो हमारे न्यू बॉर्न काफ जो 3-4 महीना 2 महीना के होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु को देखने को मिलती है। और ग्रामीण परिवेश में जो हमारे छोटे बकरी पालक हैं गांव में हम लोगों ने देखा है कि 40%, 50% और विकट परिस्थितियों में लगभग 60% बकरियां ये मर जाती हैं इस बकरी बीमारी की वजह से। इसके अलावा बकरियों में उदासी, छींक और आँख नाक से तरल श्राव निकलता है। मुंह से अत्यधिक बदबू आने लगती है। यह बीमारी होते ही बकरी की 6 से 8 दिनों में मौत हो जाती है। हमारे किसान भाई कुछ चीज़ों को सावधानी पूर्वक अगर ध्यान देंगे तो इसके प्रभाव को, मृत्यु दर को वो कम कर सकते हैं। हमारे पशुपालक ये जान लेते हैं कि अब ये बकरियों को ये हो गया तो ये बचेगी नहीं, लेकिन हमने देखा है और अगर आप कुछ करेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे तो वो कुछ कंट्रोल आप उसकी मृत्यु पर कर सकते। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को न खिलाएं। बीमार बकरी को चराने के लिए नहीं ले जाएं। इस बीमारी का लक्षण दिखाई देते ही अच्छे पशु डॉक्टर से इलाज करवाएं। कि एक विषाणु जनित बीमारी है तो स्वाभाविक है इसके विरुद्ध टीके के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं चलेगा। और बेहतर तो ये होता है कि जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हैं वहीं 1 ml PPR वैक्सीन चमड़ी के नीचे दे दें। उससे क्या होगा कि आपकी वो बकरियां 3 साल तक PPR बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षित हो जाएंगी। कि बकरियां और बकरी के बच्चे 3 महीने से ऊपर के हों उसको 1 ml PPR वैक्सीन चमड़े के नीचे दे दें, जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल 3 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष पर आपको इस वैक्सीन को रिपीट करना है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।